नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुद्दा गरम है। मैं हूं पुनीत पाठक। बीते दिनों राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति के हाथों कीर्ति चक्र से सम्मानित होती शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी और माताजी की तस्वीरों ने सारे देश की आंखें नम कर दी। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अपनी भावनाओं को रोक तब नहीं पा रहे थे। शहीद कैप्टन अंशुमान पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर में तैनात थे, जिन्हें मरणोपरांत पिछले दिनों कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। शहीद की माताजी और पत्नी को देख करके सारा देश भावनाओं से भर गया, सबका दिल भर आया, सबने सैल्यूट किया। परिवार को भी, शहीद को तो किया ही, लेकिन अब उनके माता पिता यानी कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता जब अपनी व्यथा लेकर देश के सामने आए हैं तो उससे एक ऐसा सवाल और एक ऐसा ज्वार उठा है पूरे देश में, जिसने एक भंवर सी दिखाई है कि आखिर इससे कैसे निकले। देश भर में बहस का एक नया मोर्चा खुल गया। आज मुद्दा गरम है में बहस होगी कि शहीद का परिजन क्या सिर्फ पत्नी होती है या माता पिता, उसके परिवार के अन्य लोग भी होते हैं। क्योंकि एक बात यह भी सच है कि केवल एक व्यक्ति से पूरा परिवार नहीं हो सकता। पूरा परिवार क्या किसी एक शहीद के पीछे सिर्फ माना जाएगा कि उसी की स्ट्रेंथ थी? ये वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों को देख करके हर किसी की आंखें नम हुई। 5 जुलाई को कैप्टन शहीद अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमान सिंह की माताजी, उनकी पत्नी, जो ऐसा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस सम्मान को लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह, जो आपको तस्वीरों में दिख रही हैं, उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। साथ ही बगल में जो खड़ी हुई हैं उनकी माताजी हैं, अंशुमान की माताजी। उस वक्त ये तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, सभी ने संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन अब शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता का दर्द भी छलका है, सामने आया है, खुलकर सामने आया है। शहीद के माता पिता अपने बेटे का कीर्ति चक्र देखने के लिए तरस गए। उनके पास आज ना उनका शहीद बेटा है और ना ही मरणोपरांत मिला कीर्ति चक्र है। तो आज उनके पास कीर्ति चक्र नहीं है, यह शिकायत उन्होंने की है। आज उन्होंने कहा है कि आज उनके हाथ पूरी तरह से खाली हैं, क्योंकि उनकी जो बहू है वो ये सब कुछ लेकर जा चुकी। तो देश भर में इसी पर एक बहस छिड़ गई है कि क्या शहीद की पत्नी ही उसका पूरा परिवार माना जाएगा? क्या वही निकटतम परिजन माने जाएंगे? क्या माता पिता इस श्रेणी में नहीं आते? क्या इस नियम को परिवर्तित करने की आवश्यकता है? ये एक मामला नहीं, इस तरीके के कुछ और मामले सामने आए हैं। करगिल युद्ध के बाद भी इस तरह के कई प्रकरणों में इस तरह की कई बातों ने देश को झकझोरा था। ना तो बहू मेरे पास है, ना बेटा, और ना ही वो सम्मान। ये दर्द है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता का। 5 जुलाई को कैप्टन शहीद अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद अंशुमान की मां और उनकी पत्नी ये सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही अंशुमान की माताजी भी खड़ी दिखाई पड़ी। उस वक्त ये तस्वीरें पूरे देश के दिल में उतर गईं, चर्चा का विषय बनी और सभी की संवेदनाएं परिवार के प्रति उमड़ पड़ी। लेकिन अब शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता ने अपना दर्द बयां कर एक गंभीर सवाल उठा दिया है। शहीद के माता पिता अपने बेटे का कीर्ति चक्र देखने के लिए तरस गए। आज उनके पास उनके बेटे का कीर्ति चक्र नहीं है। मेरा बेटा शहीद हो गया, बहू कीर्ति चक्र लेकर मायके चली गई। हमारे पास क्या बचा? बेटे के जाने के बाद 13वीं तक वो हमारे साथ रही है। उसके बाद वो नोएडा चली गई। कुछ समय बाद वहाँ से भी अपना सामान पैक किया और मेरे बेटे के कपड़े वहाँ एक झोले में छोड़कर वो चली गई।
दरअसल शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह ससुराल से अपने मायके गुरदासपुर चली गई हैं। वो अपने साथ अपने शहीद पति की सभी यादों को समेट ले गईं। शहीद के माता पिता के मुताबिक स्मृति अपने साथ पति के फोटो एल्बम, उनके कपड़े और उनकी कई यादें ले गईं। साथ ही वो कीर्ति चक्र भी ले गईं, जो राष्ट्रपति के हाथों ने मिला। शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता का कहना है कि उनकी बहू स्मृति ने बेटे के दस्तावेजों में दर्ज परमानेंट एड्रेस को बदला और उसे गुरदासपुर यानी अपने मायके के पते पर दर्ज करवाया। बेटा शहीद हुआ, बहू सम्मान और अनुग्रह राशि लेकर चली गई। हमारे पास सिर्फ अंशुमान की तस्वीर है। वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं। हमारे पास क्या है जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता कहते हैं कि सरकार सेना में निकटतम परिजन नीति NOK के मापदंडों पर फिर विचार करे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अक्सर बेटों के शहीद होने के बाद बहुएं चली जाती, वो भी सब कुछ लेकर, और माता पिता खाली हाथ ठगे से रह जाते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने ऐसे ही मामलों को देखते हुए अहम फैसला किया है। शहीदों के परिजन को मध्य प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देती है। कैबिनेट ने किसी भी पारिवारिक विवाद से बचने के लिए उस राशि को अब शहीद के जीवन साथी और माता पिता के बीच समान रूप से बांटने का निर्णय लिया है। अपने शहीद जिनने सेना में, CRP में अलग अलग प्रकार की भूमिका अदा की और उनको 1 करोड़ रुपये मानदेय शासन की तरफ से जो हमारे फंड से जाता है, हमने निर्णय किया कि उसको 50% उसकी अपनी श्रीमती को और 50% उसके माता पिता को ये राशि देंगे, ताकि कई जगह देखा गया कि बाद में बहुत कठिनाइयाँ आती है, परिवार में भी दिक्कत आती है, माता पिता या बाकी जो वृद्धजन उनको वो राशि मिलने में परेशानी आती है। तो ये हमने निर्णय किया कि इसको 50% करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर में अपने सैनिक साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए। उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया। लेकिन अब शहीद के माता पिता के आरोपों ने कई ज्वलंत सवाल उठाए हैं। ये पहला केस नहीं। शहीदों के परिजन को मिलने वाली सहायता राशि को लेकर कई बार इस तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। ज्यादातर मामलों में शहीद की पत्नी को राशि मिलती है। उनके अपने ससुराल छोड़ देने या दूसरा विवाह कर लेने की स्थिति में अक्सर माता पिता के हिस्से कुछ नहीं आता। एक बार फिर शहीद के परिवार ने NOK नीति में बदलाव की बात कहकर देश में नई बहस छेड़ी है। वहीं MP सरकार के फैसले ने इस तरह के मामलों में एक राह निकालने का प्रयास किया है। तो सारे देश में इस मुद्दे पर जैसे इन तस्वीरों के प्रति हर किसी की भावनाएं उमड़ पड़ी थी, वैसे ही शहीद के माता पिता के सवालों से पूरा देश एक तरह से अपने अंतर्मन को झकझोरा हुआ पा रहा है। हर कोई माता पिता के साथ खड़ा दिख रहा है। इस पूरे मामले में पूरे मीडिया में आप खंगालेंगे तो पत्नी ने सिर्फ इतना कहा है, किसी को बाइट नहीं दी, लेकिन उनका एक वर्जन हमको मिलता है वो सिर्फ ये कहती हैं कि जिसकी सोच जैसी वो ऐसा सोच रहा है। लेकिन ये सवाल बड़ा है। इस सवाल का जवाब क्या तलाशा जाएगा? क्या इस तरीके की परिस्थिति से निकलने के लिए कोई राह निकाली जाएगी? क्या NOK जो निकटतम परिजन की परिभाषा है इस पर विचार किया जाएगा? मध्य प्रदेश में जो एक राह निकाली है 50-50% राशि को या सारी जो एक शहीद के लिए सहायता दी जाती है उसको बांटने की, क्या उस पर इस तरीके के किसी एक बात पर या फॉर्मूले पर आगे बढ़ा जाएगा? हमारे साथ आज एक बहुत बड़ा पैनल है, बड़ा ही जिम्मेदार, संवेदनशील और बहुत ही उपयुक्त पैनल है। इसमें हमारे साथ में मनोज बर्मन साहब, रिटायर्ड कर्नल, ये जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं उनको, बर्मन साहब को। और हमारे साथ में अनुमा आचार्य जी दिखाई पड़ रही हैं, आप विंग कमांडर रही हैं, आपको भी मैं यहाँ से नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। और वर्णित गुप्ता हमारे लखनऊ से सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। और बताया जा रहा है कि अंशुमन के माता पिता के साथ में, क्योंकि आज उनके माता पिता को सारा देश सुनना चाहता है, वे उनके साथ में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले किसी गेस्ट के पास जाऊँ, मैं वर्णित के पास ही आपको लिए चलता हूँ। वर्णित, आपके साथ में माता पिता हैं शहीद के, ज़रा उनसे पूछें आज जो उन्होंने बातचीत की है। ये शहीद के पिताजी हैं हमारे साथ में, सामने दिखाई पड़ रहे हैं, अंशुमन के पिताजी।
सबसे पहले मैं आपको यहाँ IBS24 और उनके तमाम दर्शकों की तरफ से सर सैल्यूट करता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि आज जो सवाल आपने उठाया है, जो बात आपने उठाई है, ये बड़ी ही संवेदनशील बात है, हम सबको भीतर तक झकझोर रही। पहले जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आपकी शिकायत है, जो भी आपकी मांग है सरकार से या परिवार से या समाज से, कहें, आप अपनी बात कहें। सबसे पहले ये मौका देने के लिए हम आपको आभार व्यक्त करते हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका चैनल पे अभी चल रहा था कि जो कंपनसेशन है वो ले करके चली गई, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का निर्धारित मापदंड है कि 50 लाख की जो एक्स ग्रेसिया है उसमें 70% और 30% का जो प्रावधान है उसमें हमारी बहू को 35 लाख रुपए और परिवार को 15 लाख रुपए 21 जुलाई को ही सरकार ने पे कर दिया था। तो निर्धारित मापदंड के अनुसार पे दोनों ही आदमी का जो अधिकार बनता था वो कंपनसेशन पे हो गया। उसके बाद जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का पैसा था AGI का, वो भी विल के अकॉर्डिंगली जो कि 67-33% हुआ था, वो 67-33 के बाद भी 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि वो एक साल पहले अगर शादी होती है और बहू घर छोड़ के जाती हैं तो एज पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंगली जो Tier 1 में आते हैं उनके हिसाब से बंटता है, तो वो आधा आधा बटा था। उसके बाद जो निर्धारित मापदंड हैं उसके हिसाब से जो विल है और जो सरकार के अपने नियम है उसके हिसाब से कौन किसको कितना मिलेगा उस हिसाब से गया और उस हिसाब से जो अंडर प्रोसेस होगा तो जाएगा। लेकिन ये कहना कि ये वो ले करके चली गई, ये नितांत गलत है और मैं इसका खंडन करता हूं। और ये बात किसी पैसे के लिए नहीं, ये केवल इस अमर्यादित, अव्यवहारिक और असामाजिक जो व्यवहारिकता का प्रदर्शन हुआ उसके लिए सरेबज में ये दिल की बात जो उद्गार थे हृदय क्या है, वरना ये सरेबज मानने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए, आपकी इस बात को हम पूरे सम्मान के साथ में सर अपने सारे दर्शकों तक लाइव ही पहुंचा रहे हैं। जो कुछ भी आपने कहा है, आपकी बातों से ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये बात पैसों की नहीं है, ये बात जो आर्थिक सहायता मिली है मरणोपरांत उसकी नहीं है, लेकिन बात है व्यवहार की। तो आप अपनी शिकायत क्या है, माता पिता की क्या शिकायत है और किससे शिकायत है, खुलकर कहिए। हमारी शिकायत तो सामाजिक तौर पे कहूँ तो अपनी बहू से भी है, और अगर मैं कहूँ कि एक सरकार से कोई शिकायत तो नहीं, लेकिन मेरा आग्रह ज़रूर है कि जो NOK का मापदंड है इसमें एक ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव कि दोनों ही परिवारों को प्रतिकूल परिवेश में और अनुकूल परिवेश में सर्वग्राह्य हो और सर्वमान्य हो। मेरे टच में कुछ ऐसे भी परिवार लखनऊ में हैं जिनके बिहार के हैं, पिता आज रिक्शा चलाते हैं और पत्नी कार से घूम रही हैं। हमारे यहाँ उस एनिवर्सरी सेरेमनी में भी एक परिवार आया था जो हमसे ज़्यादा दुखी है। कैप्टन मेजर मोहित शर्मा की माँ जो गाजियाबाद में रहती हैं वो भी यही झेल रही हैं। तो मैंने ये सोचा कि तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझें, कहाँ तक चलेंगे किनारे किनारे, कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि मैं तो वो सलाहियत रखता हूं कि अपने परिवार का भरण पोषण कर लूँगा, लेकिन इस धरा पे ऐसे भी लोग हैं जिस दंश के साथ जिएंगे और उनका भरण पोषण शायद असंभव हो पाएगा। तो मेरा केवल यही कहने का ये था। और शादी बड़े धूमधाम से की थी हमने, मेरे बेटे की पसंद थी मेरी बहू, और कोई ऐसी बात नहीं रही हमारे बीच में कि वो हमारा घर छोड़ के जाएं। 13 के अगले दिन वो गई हमारे यहाँ से ये कहते हुए कि मैं जा रही हूँ, कुछ धार्मिक अनुष्ठान हमारे यहाँ है उसको करना है, जबकि हमारे यहाँ भी 3 अगस्त को ये धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था जो सरयू के किनारे कुछ अपना कपड़े और कुछ कड़ा वड़ा होते हैं इसको प्रवाहित करने का था। तो वो सारे धार्मिक अनुष्ठान के उपरांत वो शाम को लखनऊ आई और अगले दिन 4 अगस्त को वो नोएडा गए, जिस फ्लैट में मेरी बेटी और मेरी बहू और पत्नी भी पहले रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ITS डेंटल कॉलेज नोएडा से 4th ईयर में है अभी। तो वहाँ वो उनके क्या कहते हैं हॉस्टल से मैं निकाल करके, जब बहू भी ऐसी लोमड़ में काम करती थी तो एक फ्लैट में रहने के लिए लोग शिफ्ट हो गए थे। तो मेरी बहू मेरे साथ ही रह रही थी, लेकिन वो गई तो 3 सूटकेस में अपना सारा कपड़ा पैक करके लेके चली गई। मेरे बेटे की कुछ भी जो थी, जैसे टाई है, जूते हैं
और उसके ट्रैक सूट हैं और कुछ है, वो सब कुछ उन्होंने एक झोले में पैक किया। वो झोला जो आप किसी बाजार में अगर कपड़ा खरीदने जाते हैं तो किसी दुकान में देते हैं। ये बात मैंने उनके पिता को भी कही और ये बात मैंने उनकी माता को भी कही बाद में कि ये शोभा नहीं देता है, फिर भी मैंने उसको अवॉइड किया। मेरी बहू ने एक ऐसा सिम था जो हमारे बेटे के नाम पे था, जिसमें मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे बेटा सब लोग उसमें पोस्टपेड में थे। वो उन्होंने पहले डाटा रिस्ट्रिक्ट किया, उसके बाद उस सिम को भी उन्होंने सबको एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद जब 6 महीने बाद हमने बात करने की कोशिश की उनके पिता से, तो उनके पिता ने कहा कि हम पास्ट लाइफ को भूल जाना चाहते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप पास्ट लाइफ को भूल जाइए और आप ये न पूछें कि स्मृति कहाँ है, कैसे है, क्यों है। वो मैच्योर है इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए। मैंने कहा कि सर बिल्कुल वो मैच्योर है और मैं उसके डिसीजन का सम्मान करता हूँ, और लेकिन मेरे लिए वो पास्ट लाइफ अंशुमान नहीं हो सकते, वर्तमान भी हैं और भविष्य वही हैं, और आपके लिए वो ज़रूर पास्ट लाइफ हो सकते हैं। मेरे जीवन के आधार वही हैं और आपके विचार आदरणीय हैं पर अनुकरणीय नहीं हैं, और व्यक्ति की नज़र में है, व्यवहार की नज़र में नहीं है। क्योंकि 20 तारीख को सर जब वो हमारे यहाँ आए थे, अभी मेरे बेटे का पार्थिव शरीर नहीं आया था, 21 को आया था, तो उन्होंने एक जिक्र छेड़ी थी कि अभी तो केवल 26 साल उम्र है। तो मैंने 1-2 लोग और थे, ये कहा था कि वो हमारी बेटी भी है और बहू भी है, और अगर वो चाहेगी तो मैं अपने घर से उसको ससम्मान हम दोनों परिवार शादी करके विदा करेंगे। अगर वो चाहती है कि मैं अंशुमान के घर में रहूंगी और शादी भी कर सकती हूँ, तो मेरा बेटा भौतिक रूप से केवल 2 साल छोटा है, मैं उसके साथ भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो ये कहती हैं कि नहीं मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, जो कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, अखंड वैधव्य को न झेलें, नहीं ये सभ्य समाज का परिचय के झेलना चाहिए, लेकिन मैंने कहा अगर वो ऐसा निर्णय लेती हैं तो उस समय भी मेरे पुत्र से, द्वितीय पुत्र से जो भी पुत्र या पुत्री होगी प्रथम वो मैं उनकी आंचल में दूंगा, और जो भी मेरी पैतृक लीगेसी है हम उनको पासान करेंगे, और बाप का नाम जो होगा वो अंशुमान सिंह दिया जाएगा, और वो हमारे घर की मालकिन बन के, बड़ी बहू बन के रहेंगी। और उसी क्रम में हमारी पत्नी ने वो जितने घर के गहने हैं वो सारा आज भी उन्हीं के लाकर में राजाजीपुरम के कैनरा बैंक में जमा है, जिनकी ओपनिंग का अधिकार उनके पास है, और आज भी उसी में है। तो हम तो समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। जब 6 महीने बाद हमने उनको पूजन में बुलाया, 26 जनवरी को हमने कहा कि कीर्ति चक्र मिला है, उनके पिता से ये भी बात हुई, तो उनकी माता जी से बात हुआ तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम आएंगे, लेकिन उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया और वो पूजन में भी नहीं आई। जब पूजन में नहीं आई तब मैंने उनके पिताजी से कहा कि हम आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरे भाई जो मेरे पिता समान है वो आपसे मिलेंगे और आपकी जो भी डिस्कोर्स हैं या जो आपके कंसेंट हैं उसको जस्टिफाई करेंगे। मैंने कहा कोई कोर्स जस्टिफाई करने का या कोई बात तो है ही नहीं, हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप बात न करके किस समस्या का समाधान आप कर रहे हैं। तो इसी क्रम में उन्होंने जब बातचीत बंद किया तब मैंने पंजाब सरकार के एक सेक्रेटरी से कांटेक्ट किया, और उनके एजुकेशन सेक्रेटरी से जब बात किया तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल प्रिंसिपल ने, तब मेरी जाकर के 6 तारीख को बात हुई, और मैंने उनसे ये गुजारिश की कि बातचीत बंद करके किस समस्या का समाधान हुआ, हम एक ट्रांसपेरेंट फोरम में बैठ करके टेबल टॉक करके समस्या का समाधान करें। हमारे बीच तो ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। जी रवि सिंह साहब, जो कुछ भी आप अपनी बातें कह रहे हैं, एक्चुअली आज अगर कीर्ति जी भी यहाँ, स्मृति जी भी यहाँ अगर होती तो स्मृति जी जो उनकी पत्नी हैं उनसे अगर हम बात करते तो उनका पक्ष भी हम जान पाते। उनका पक्ष कहीं भी हमको बहुत ही क्लियरली नहीं मिला। आपने क्लियरली बताया कि ये पैसे का मामला नहीं, भावनाओं का मामला है, और एक तरीके से पूरा परिवार इस बात से आहत हुआ जो बर्ताव उनका है। लेकिन ये उनका निर्णय, उनकी ज़िंदगी हो सकती है, उस पर कोई टिप्पणी हम यहाँ करना नहीं चाहेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एक प्रश्न उठा आपके प्रकरण से पहले, कारगिल के भी कुछ प्रकरण हुए हैं जिसमें माता पिता को सम्मान भी नहीं मिला, साथ में वो जो हकदार थे जिन पैसों के, जिसके ऊपर पूरा परिवार का अधिकार होता, उसमें भी उन्होंने ना पाने की शिकायतें की हैं। अभी हरियाणा का भी एक प्रकरण इसी तरीके का 2023 का सामने आया था, वो भी हम यहाँ लगातार ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। कीर्ति चक्र अभी कहाँ है? ये हमने सुना है कि आप उसको देख नहीं पाए, आप उसे छू नहीं पाए, सिर्फ माताजी के हाथ में देकर सीधे बहू के हाथ में चला गया। इसको लेकर आपकी क्या शिकायत है? कोई शिकायत नहीं है सर, ये हृदय प्रदेश में उठे वो उद्गार हैं, लेकिन इसका जवाब देने से पहले आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूं। जब मेरी बहू 3 तारीख को गई थी तो 26
मद्रास रेजिमेंट से जो उनके बिलोंगिंग्स थे वो लड़का ले आकर के लखनऊ हमारे घर रात को सोया था, और वो एक बार उस बॉक्स को देखने नहीं गई हमारी बहू कि हमारे प्रेमी का या हमारे पति का इसमें कुछ ऐसी यादगार चीज़ हो, मैं एक सजो के ले जाती हूँ। और जब 403 फील्ड एम्बुलेंस ने उनसे कांटेक्ट किया हमारे बेटे की बिलोंगिंग्स को देने के लिए, तो उन्होंने उनका नंबर या तो बंद किया या वो नॉट अप्रोचेबल हुआ। हमको जब संपर्क किया गया तो हमने कहा कि जो भी पेपर से आप उनको दे दें, लेकिन हमारे एक बेटे का अगर बनियान भी हो तो हमारे पास भेजें। और वो फिर हमारे पास आया और वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और हम जब उनको मिलने गए थे तब भी हमने यही कहा कि मुझे कोई भी पैसा, भगवान ने हमें इतनी सलाहियत दी है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सम्मान आप जो सरकार देगी वो आप उनकी पत्नी को, माता को ग्रहण करने दें, क्योंकि एक बालक को या एक व्यक्ति को महान बनाने में ये निर्धारित उसके व्यक्तित्व का जो निरूपण करने का जो कारक तत्व है वो है उसके गुरु, उसके मित्र, उसकी परवरिश, उसके माँ बाप और उसके पूर्वजों का डीएनए। उसमें पत्नी प्रेम की मंजूषा तो लुटा सकती है, लेकिन बहादुर बनाने के इस कड़ी में या सोपान में उसका कोई योगदान है ऐसा मैं नहीं समझता। अब आप कह रहे हैं कि वो कीर्ति चक्र की बात आती है, मैं उसका एक जवाब दे दूं तो उनके पिता ने ये कहा था कि जो हक मुझे सरकार दे रही है मैं वो लूंगा। मैंने ये कहा था गुरदासपुर नोएडा में कि तो ये बताएं कि 5 महीने की पत्नी का जो हक है तो 9 महीने पेट में पालने के माँ का भी कोई हक है और 28 साल परवरिश करने में पिता का भी कोई हक है। तो उनका ये जवाब था कि आप ये सरकार से पूछें। रही बात कीर्ति चक्रा की, सर जब कीर्ति चक्रा के हम क्रम में पहुंचे वहां तो हमें पता चला कि उन्होंने उनका परमानेंट एड्रेस मेरे बेटे का चेंज करा दिया। मैंने ये सक्षम लेवल पे उठाया कि परमानेंट एड्रेस नहीं चेंज होना चाहिए था, तो हमें बताया गया कि देखिए एनओके अगर चाहें तो एक एप्लीकेशन से और वैलिड डॉक्यूमेंट दे करके अपना एड्रेस चेंज करा सकती हैं। मैंने ये क्वेश्चन उठाया कि आप मेरे बेटे का एड्रेस न बदलें, उनकी एनओके का जो रेजिडेंशियल एड्रेस है या कम्युनिकेशन का एड्रेस है वो बदल दें, लेकिन मेरे बेटे की जो पहचान है, जो मेरे जिले से जुड़ी है, जो वहाँ की जनता ने रोडों पे नाम लिख करके फूल अर्पित किए थे, वो आप हमसे मत छीनिए। तो उसका कोई हमको जवाब नहीं मिला सर। उसके बाद ठीक है, जब हम राष्ट्रपति भवन में आए थे तो रिहर्सल में जा रही थी मेरी पत्नी, तो उस रिहर्सल के दौरान इन्होंने उस पेपर को पकड़ा जो कि एक प्रतीक के रूप में दिया जाता है, तो शायद इनके हाथ में रहा और बहू ने छोड़ दिया था। तो उस बीच में 26 पंजाब रेजिमेंट के सीओ साहब हमारे पास आए अशोका होटल में और उन्होंने ये कहा कि कहिएगा मैडम को कि वो केवल टच करके छोड़ दें, उसको हाथ में न पकड़ें। मैंने अपनी पत्नी से मैंने उनको कहा कि पूरा डेकोरम मेंटेन किया जाएगा और अगर आप कहते हैं तो हम दोनों पति पत्नी हम उस राष्ट्रपति भवन में भी नहीं जाने के लिए तैयार हैं। चक्रा को जहां भी है सम्मान के साथ मेरे बेटे के साथ आप दें। तो उनको दिया गया। जब वो आपने देखा होगा राष्ट्रपति जी के यहाँ वो बाइट चलते हुए, मेरी पत्नी वहां हाथ बढ़ाने में भी संकोच कर रही थी। जब राष्ट्रपति महोदया ने मेरी पत्नी की तरफ देखा तब वो अपना हाथ की, उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जब हम बाहर निकले वहां से तो सीओ साहब ने कहा मेरी पत्नी को दे करके कि एक बार आप अपने हाथ में पकड़िए और इसका फोटो खिंचा लीजिए। तो फोटो खिंचाई वो। उसके बाद हम भारत मंडपम में चले गए भोजन करने के लिए, वहां रात को 10 बजे तक रहे। वो चक्रा हमारी बहू के हाथ में रहा, लेकिन बीइंग फौजी मैं समझ सकता हूं कि चक्रा से बड़ा मेरे बेटे का व्यक्तित्व है और उसका कद है, लेकिन एक बाप की हैसियत में चाहता था कि ले करके उसको जरा देख तो लेता, क्योंकि जिस गर्व के साथ मैंने उसको जहाज में पहला सलूट मारा था गोरखपुर में, वही फक्र और वही उम्मीद लेकर के मैं गया था कि मैं कम से कम हाथ में लेकर के देखूं, लेकिन वो भी सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। सिंह साहब, हम आपको सम्मान से सैल्यूट करते हैं और चूंकि अभी कैमरा पैन हुआ और माता जी भी बगल में बैठी हुई हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। क्या वे यहाँ कुछ कहना चाहेंगी? कोई बात अगर छूट गई हो, कोई भावना अगर छूट गई, कुछ कहना चाहेंगे? लेट मी कंप्लीट सर। लेट मी कंप्लीट। एक मिनट कह दें सर, कह दें। तो सर मैंने जब सीओ साहब से कहा कि आप उनसे कह दीजिए कि मेरे बेटे की एक बस्ट लग रही है लखनऊ में, उस बहादुर की छाती पे ये हम कीर्ति चक्रा लगाते हैं और आपको ससम्मान वापस कर देंगे। और मैंने भी उनके पिता से कहा, तो जब तक मैं माननीय रक्षा मंत्री से मिल करके होटल पहुंचा तब तक वो होटल छोड़ के जा चुके थे और उनका फोन स्विच ऑफ था। और जब बात माननीय राहुल जी से हुई है और ये बात पब्लिक डोमेन में आई है तो ये परिवार के बीच सरेबज़्म हुई है, जबकि इनको ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये दंश जो देश का है, अगर हमारे ही ऊपर इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म होता है तो शायद आने वाली पीढ़ियां इसके लिए फायदेमंद होंगी। और यही सोच करके मैंने ये बात पब्लिक डोमेन में की। और मेरी बहू से जब भी बात होता है तो मैं ये उम्मीद करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें भी रखिएगा, ताकि हम अपनी खता जान सकें कि समय की कौन सी उस घड़ी में हमने ये खता की कि आज हम इस अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और ये असामाजिक मर्यादा और व्यवहारिकता का हम दर्शन कर रहे हैं। इसके लिए हमें खेद बहुत है। जी जी,
चलिए, आपने अपनी बात रख दी। मैं अब ज़रा मनोज बर्मन साहब, अनुमाचार्य जी, आर के विद साहब, तीनों बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल साहब मौजूद हैं, मनोज बर्मन साहब। मनोज जी, यहाँ सम्मान की लड़ाई दिखाई पड़ी परिवार के, सिंह साहब की। जो भी आपने अंशुमान सिंह साहब के परिवार को सुना, यहाँ सम्मान की लड़ाई है। लेकिन बहुत से ऐसे परिजन, माता पिता खास तौर पर हैं, जहाँ बहू जो कुछ मिला था रुपए के नाते, जेवर के नाते, वो भी अपने साथ ले गई और वो परेशान हुए। कुछ केसेस हम चला रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कुछ और केसेस हैं करगिल के वक्त के, जिसने ये एनओके वाला मसला उठाया था कि क्या इसमें परिवर्तन होना चाहिए, क्या ऐसे रीडिफाइन करने की आवश्यकता। आप क्या राय रखते हैं? बहुत सच। और माता पिता के प्रति मेरी बहुत संवेदनाएं हैं। इस विषय पर चूंकि पूरा डिस्कशन इमोशनल है, बिना स्मृति सिंह के पक्ष को जाने हुए कोई विचार, मैं व्यक्तिगत विचार नहीं बतलाऊंगा। मैं वो बतलाऊंगा जिस तरह से जो प्रोटोकॉल है आर्म फोर्सेज का, मैं सिर्फ उसी पर बात करूंगा। कुछ नियम बनाए गए हैं, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक पूर्व सैनिक सेवा परिषद का प्रांत का अध्यक्ष रहा और इंदौर शहर से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर करीब 4-5 साल पहले एक घटना हुई थी जिसमें शहीद लांस नायक एक हुए थे अपने सिग्नल कोर के जी। और वहाँ पर भी यही बात देखने की आई, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार उस वक्त 10 लाख रुपए एक रहने के लिए प्लॉट या फ्लैट और एक नौकरी क्लास 3 या क्लास 4 में परिजन को, उसमें भी मैंने बहुत देखा कि माता पिता चाहते थे कि उसके देवर को ये पद मिले। वो महिला आज भी इंदौर कलेक्ट्रेट में काम कर रही है, आवक जावक में। तो ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। लेकिन फौज ने बहुत सारे विचार करके ये जो निर्णय है नेक्स्ट ऑफ किन का, क्योंकि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, तो इसलिए ऐसा नहीं कि मैं बेटियों के पिता का संवेदना मर्म नहीं समझता हूँ। मेरी खुद की 2 बेटियाँ हैं, तो मैं जानता हूँ एक बेटी जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उनका जो संबंध है वो अपने पति के कारण ही उस परिवार से होता है। हो सकता है किसी का परसेप्शन हो, जैसा मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनका क्या पक्ष है, उनकी क्या शिकायत है। क्योंकि पिता ने कहा कि इस कैप्टन अंशुमन ने अपनी पसंद से शादी की थी, तो हो सकता है कि परिवार में जो भी उनके तौर तरीके हों उससे उनका तालमेल ना बैठा हो, ये संभावित है। लेकिन फौज ने जब ये नियम बनाया, आपको जानकारी होगी, चूँकि ये पूरा विषय जो है वो कहीं ना कहीं लीगल है। अगर एक शहीद मरते हुए जमीन पर भी अंगुली से लिख दे उसका एनओके कौन होगा, तो उसको मान्य किया जाएगा। क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है, ये साधारण बात नहीं है। किसी भी अन्य सेवा से फौज की सेवा दूसरी तरह का है, जहाँ पर कभी भी कोई मर सकता है और वो उस वक्त तय करता है कि उसके मरने के बाद उसका जो भी जो लाभ जो है या उसकी जो संपत्ति है वो किसको मिले, ये वो तय कर सकता है। तो जो राज्य सरकारें देती हैं उसके ऊपर कोई वो नहीं है। राज्य सरकार तय कर सकती है 50-50, 35-15, जो भी अभी बतलाया है कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता ने जी। लेकिन फौज का जो तरीका है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के विषय नहीं है, क्योंकि जो ये ऐसा सेवा है जिसमें कभी भी कोई भी शहीद हो सकता है। कौन तय करेगा कौन सही है कौन गलत है? क्योंकि जो लड़की शादी करके किसी फौजी के पास जाती है, उसके लिए पति के चले जाने के बाद सारा संसार सुना है। वो शादी करेगी नहीं करेगी, उसकी क्या उम्र है, वो उसके भाई से शादी करना चाहती नहीं करती, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई भी टिप्पणी बाहर से नहीं कर सकता। इंडिविजुअल केसेज में ये बातें तय हो सकती है। लेकिन फौज ने जिस तरह से सोचा करीब पिछले 100 साल से कि अगर एनओके में व्यक्ति ने अपने पत्नी का नाम लिखा है तो सारा सुविधा उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि उसके पास आज ये पढ़ी लिखी हैं या मुझे ये भी नहीं पता कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, उनका फैमिली सपोर्ट कितना है। जवान की बीबियाँ बहुत अनपढ़ होती है,
वो जाकर इस तरह की कानूनी लड़ाई या कहीं पर पब्लिक मंच पे जाकर बातचीत करने की स्थिति में नहीं रही जी। होती, ताकि उनका हक किसी भी हालत में न मारा जाए। एक दो व्यक्ति से कोई गलती हो जाए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में, और मैंने भी देखा बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज में लिखा हुआ लुटेरी दुल्हन, मतलब बहुत शर्मनाक बात है। एक शहीद की पत्नी को हम वीर नारी कहते हैं, उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग बिना जाने कि उसका क्या पक्ष है मुझे नहीं पता, मैं उसके लिए टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन एनओके की जो बात हो रही है, एज इट स्टैंड्स टुडे, क्या बर्मन साहब इसमें परिवर्तन की गुंजाइश आप देखते हैं? जैसे आपने भी स्वीकार किया कि पहले कुछ प्रकरण रहे हैं, लेकिन लंबे विचार विमर्श के बाद सेना ने ये एनओके डिसाइड किया होगा, लेकिन क्या इसमें अब किसी परिवर्तन की गुंजाइश आप देखते हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पैंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। कौन सही है कौन गलत है, पिता माता के लिए तो बेटा है जो भी है, और घर है परिवार है, उस लड़की के लिए कौन है? पति के मृत्यु के बाद मुझे नहीं पता इस परिवार की क्या स्थिति है, लेकिन साधारणतः हिंदुस्तान में एक विधवा के लिए उसके पति के घर में पति के मृत्यु के बाद क्या स्थिति है, तो इस बात को ध्यान में रख के ये नियम बना है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। ये इमोशनल बात नहीं है, ये बहुत वास्तव में बहुत सारी महिलाओं को हिंदुस्तान में ये भोगना पड़ता है। हम इसलिए उनको वीर नारी का दर्जा देते हैं। आपने स्वयं कहा, पिता ने भी कहा कैप्टन अंशुमान के, कि राष्ट्रपति ने वो या सीओ साहब ने वो उनकी पत्नी को दिलवाया, क्योंकि वो एक नेक्स्ट ऑफ कीन है। तो ये एक व्यवहारिक बात है, बाकी उनका क्या इमोशनल बात है, क्या संबंध है, क्या ठीक है सर, जो भी बातें परिवार को लेकर चल रही थी मीडिया में, वो हमने यहां भी रखी। IBS 24 ने कोई भी बात किसी भी तरीके से छिपाई नहीं। जैसी बातें चल रही थी, जो उनके पिताजी ने कहा, तत्काल वो बातें स्वीकार करके हमने आप सबके साथ में इस पर बातचीत की शुरुआत की। अनुमा आचार्य जी, अनुमा जी, बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही संवेदनशील, और चूंकि जवान से, शहीद से पूरा देश कनेक्ट करता है, हम सब कनेक्ट करते हैं। हम सब उन तस्वीरों के साथ में अपनी आंखों को सजल कर चुके हैं जो अभी भी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं परिवार की। ये विवाद आप कैसे देखते हैं? एनओके का मसला आप कैसे देखती हैं? पुनीत जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मैं इस डिबेट में आई, क्योंकि मुझे लगा कि हम एनओके के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन ये बात तो एक परिवार, ये इमोशंस, इस सब पे है। आपको पता है हमारे यहाँ आर्म फोर्सेस में, जो हमारे देश में तो कहा जाता है केवल यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, पर आर्म फोर्सेस में आपको उसका असल रूप देखना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं है किस तरह से कोई भी महिला आती है तो पूरे आर्म फोर्सेस के सारे ऑफिसर्स खड़े हो जाते हैं, चाहे वो किसी जूनियर ऑफिसर की वाइफ क्यों ना हो। इसी तरह से अगर शिप का गैंगवे कोई महिला क्रॉस करती है नौसेना में, तो सब लोग उसको सल्यूट करते हैं, चाहे वो महिला कोई भी हो। तो इतनी मतलब सस्ते डिबेट में, जिसके मैं कैप्शंस आपके जो चल रहे हैं वो एक तरफा कैप्शंस चल रहे हैं, ऐसे डिबेट में हम लोगों को मत बुलाया करिए। मैं कर्नल मनोज बर्मन साहब को सल्यूट करती हूँ, उन्होंने अपना स्टैंड बहुत सही रखा। मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि एनओके के ऊपर कोई विवाद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर वह महिला जो शहीद की पत्नी है, जिनका हम सम्मान करते हैं, अगर वो कोई दूसरी शादी करना चाहती हैं, उस केस में सभी जानते हैं कि उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर मैं एक चीज नहीं जानती हूं, शायद कर्नल बर्मन बता पाएंगे, क्या ऐसे में अगर उसमें जो पेरेंट्स हैं, जो कि वाकई उनका और कोई बेटा नहीं है, कोई नहीं, मान लिया और भी कोई नहीं, यहां तो इस केस में तो है एक और, तो इस तरह का क्लेम नहीं बनता, लेकिन अगर बिल्कुल ही बेसहारा माँ बाप हैं, तो क्या ऐसे में वो पत्नी की दूसरी शादी के बाद वो पेंशन को, फैमिली पेंशन को क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। अगर नहीं कर सकते हैं, जबकि वो बेसहारा हो, बिल्कुल ही अकेले हो, उनका और कोई आय का जरिया ना हो, उनका वही एक बेटा रहा हो, उस केस की बात मुझे मालूम नहीं है कि वो दोबारा शादी के बाद क्या वो क्लेम हो सकता है। बाकी मुझे इजाजत दीजिए, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं इस तरह के फैमिली ड्रामा को पसंद नहीं करती। अनुमा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए जी। मैं ये कह रही हूं कि सेनाओं का आजकल तमाशा बना रखा है, जिसको देखो सेनाओं के मुद्दे सड़क पे डिबेट कर रहा है, मीडिया पे डिबेट कर रहा है, पूरा सर्वनाश कर दिया है हमारी गरिमा, हमारी अस्मिता
और हमारा एक जो सीक्रेसी जो रहती थी उसका। इस तरह के जो चीजें हैं होती हैं, बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं। कहीं कहीं पर तो एक विधवा पत्नी को जला तक दिया गया है सारा कुछ लेने के बाद कि अरे वो तो एक्सीडेंट हो गया, ऐसा भी केस हुआ है। मुझे व्हाट्सएप पे कम से कम नहीं तो 20 ऑफिसर्स के रिएक्शंस अलग अलग आए हैं। लेकिन ये मुद्दा आपको बहस पे नहीं लाना चाहिए। सेनाएं इस तमाशे का विषय नहीं है, एक परिवार का मुद्दा है, उनको समझाने दीजिए, सुलझाने दीजिए। एनओके के ऊपर कोई विवाद नहीं, अनुमा जी के ऊपर कोई विवाद। मैंने आपकी बात पूरी सुनी भी, आपकी बात पूरी लाइव गई भी, और चूंकि मुद्दा सेंसिटिव है, आपके सामने ही ये परिवार का मसला बन गया और तुरंत फिर हमने अपनी लाइन को भी क्लियर किया। दूसरी बात यह है कि ये परिवार ने उठाया, ये IBC 24 ने मुद्दा नहीं उठाया, ये परिवार ने मुद्दा उठाया। इस परिवार ने सेना से इस चीज को बदलने की मांग की और इस पर हमने आप सारे एक्सपर्ट जो कि आप सब सक्षम हैं उनको हमने यहाँ बुलाया। ये पूरी तरीके से डिबेट से बाहर जाना चाहूंगी। बिल्कुल, ये आपका निर्णय है, ये आपका निर्णय है अनुमा जी। थैंक यू सो मच अनुमा जी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लीडर जब उनसे मिलने पहुंचे, अनुमा जी आपको भी पता है, देश को पता है, सबको पता है, जब कांग्रेस पार्टी के चुने हुए सांसद परिवार से मिलने पहुंचे, और ये बात उन्होंने अभी भी कही, सिंह साहब ने अभी भी यहां कहा कि जब राहुल जी मिलने आए तब ये बात पब्लिक डोमेन में आई। ये आपके सामने वो कह के गए कि राहुल गांधी के मिलने के बाद में बात पब्लिक डोमेन में आई, और जो बात पब्लिक डोमेन में आती है, जो सवाल उठते हैं, उस पर ही मीडिया डिबेट करता है, उस पर ही IBC 24 डिबेट करता है। यहां कोई भी एक तरफा चीज, और मैंने भी यहां कहा है अभी डिबेट करवाते समय, माफ कीजिएगा अनुमा जी, मैंने भी यहां पर कहा है कि चूंकि स्मृति जी यहां नहीं है, इसीलिए मैं उनके किसी भी वर्जन पर, अधिकार पर, उनके निर्णय पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। आपको भी हम सलाम करते हैं, कर्नल साहब को भी सलाम करते हैं। कोई हमारा किसी के जज्बात, और स्पेशली सेना को लेकर हमारा कोई मंतव्य नहीं है कि हम उसके किसी मसले को डिबेट में लेकर आएं। लेकिन जो ऑलरेडी डिबेट परिवार ने खड़ी कर दी, जो ऑलरेडी डिबेट राहुल जी ने खड़ी कर दी, पब्लिक डोमेन में लाकर उस पर बात होगी, अवश्य होगी। इस पर आप या कोई भी चर्चा में आने के लिए या जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। जी कहें अपनी बात। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि परिवार को मोमेंटम कुछ ज्यादा ही मिला, और आपके पूरे डिबेट, आप अपने वो देखिए आपकी क्या पट्टियां चल रही हैं आपकी, जिनको आप कैप्शंस कहते हैं, जरा देखिए तो सही क्या चला रहे हैं आप। जो कह रहे हैं शहीद के परिवार में अनबन पर ही बात चल रही है, अनबन फैक्ट है अनुमा जी, नहीं करना नहीं चाहिए। अनबन फैक्ट है, सुनिए पूरा मैंने जो चीजें फैक्ट है, आपको मैं आपकी बात भी सुन रहा हूं, लेकिन आप हमारी बात भी सुनिए। धन्यवाद देती हूं और मैं निकलना चाहूंगी। चलिए, बहुत धन्यवाद मैम, अनुमा जी बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। लेकिन जो पट्टियां चल रही हैं वो फैक्ट पर चल रही हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं। चलिए, आपने अनुमा जी को भी सुन लिया। हमारे साथ में यहां RK विद साहब भी जुड़े हैं। विद साहब, बड़ा दुर्भाग्यजनक है, जो प्रकरण जिस अंदाज में आया उसी अंदाज में रखा गया, उसी अंदाज में बातें की गई, उसी अंदाज में यहां पर रखा गया। किसी भी तरीके से सेना का या परिवार का या इंटीग्रिटी का, उनके सम्मान से छेड़छाड़ का इसमें मकसद नहीं है। मसला संवेदनशील है और है, इससे आंखें मोड़ लेना या इस पे किसी को ब्लेम कर देना मुझे थोड़ा उचित नहीं लगा। आप इस पर क्या बात रखेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मामला बहुत ही संवेदनशील है और जब तक पूरे फैक्ट्स अपने सामने ना हो, हमको उन मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो वो जहाँ तक फैक्ट्स की बात है तो मैं भी इससे दूर ही रहना चाहूँगा। लेकिन मैं अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं, शहादत हमारे माओवाद प्रभावित इलाके में हमने बहुत देखी हैं। और मुझे याद है हमारे यहाँ राजनांदगांव में एक घटना हुई थी और हमारे कई पुलिस अधिकारी उसमें शहीद हुए थे। तो एक परिवार मेरे पास पहुंचा था और उस समय तक जो राशि हमारी थी वो अधिकांश राशि, अनलेस कि कुछ ऐसे फंड्स रहते हैं जहां व्यक्ति खुद नॉमिनेट करता है, जैसे GPF जनरल प्रोविडेंट फंड है, वो नॉमिनेट करता है कि किसको जाना चाहिए। बाकी अधिकांश जो फंड्स रहते हैं या जॉब भी मिलती है तो वो उत्तराधिकारी जो रहते हैं उनको मिलती है। तो उत्तराधिकारी में अगर शादीशुदा है तो वो पत्नी उत्तराधिकारी उसमें रहती है। इसमें कोई विवाद कहीं पर भी मुझे नहीं दिखाई देता। लेकिन जो परिवार हमारे सामने आया था तो उन्होंने इस बात का रिक्वेस्ट किया था कि अधिकांश राशि जो है वो क्योंकि पत्नी को जाती है, शहीद की पत्नी को जाती है, और कई बार माता पिता गरीब होते हैं या उनको भरण पोषण में उनको परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं शासन को इसकी ओर विचार करना चाहिए।
तो उस समय मुझे मालूम है ग्रुप इंश्योरेंस पहले कराया करते थे। 3 साल हमने ग्रुप इंश्योरेंस कराया था कंपनी को माध्यम से। और ग्रुप इंश्योरेंस जब कंपनियां पैसे देने में विलंब करती थी, आनाकानी करती थी, तो वो फिर राज्य शासन को हमने प्रस्ताव रखा। तो हमने एक नाम दिया कि स्पेशल एक्स ग्रेशिया इन ल्यू ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, मतलब वो पैसा जो है शासन ने सीधा देना स्टार्ट किया। सर एक बात और है, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे प्रकरण सामने आने पर उन्होंने एक 50-50 का फॉर्मूला रखा। अभी कर्नल साहब ने भी कहा था कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती हैं। साथ में उन्होंने भी कहा कि एनओके पर ऑलरेडी इतना लंबा विचार विमर्श करके इसको रखा गया, उस पर कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं। पर यह फैक्ट है, ये फैक्ट हम बता रहे हैं, करगिल युद्ध के बाद ऐसे प्रकरण माता पिता के देश के सामने आए, प्रदेशों में भी सामने आए। क्या इस तरीके के मामलों में आगे आप चाहते हैं होना चाहिए? विद साहब। नहीं, मैं अपने का उदाहरण ही बता रहा था कि 15 लाख दिए जाते थे, बाद में राज्य शासन ने उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया। 15 लाख जो है वो पत्नी को जाते थे और 10 लाख पेरेंट्स को जाने लगे। तो वो चेंज जो है, जैसी स्थिति सामने आई 2009 के बाद, वो परिस्थिति चेंज हुई और वो राशि बढ़ा दी गई और दोनों में बांटी गई। इसी प्रकार से पुलिस अधिकारी भी अपनी एक राशि एक दिन की जमा करते हैं, तो उससे भी हमने एक राशि बनाई थी, एक फंड बनाया था शहीद सम्मान निधि, तो उसको भी आधा आधा पत्नी को और आधा पेरेंट्स को दिया जाता था। तो जहां तक देखिए लीगल स्थिति है, जो पहला हक पत्नी का बनता है, तो वो जो लीगल एयर की बात है, उत्तराधिकारी की बात है, वो राशि पत्नी को जाती है और जॉब जो जाती है वो भी प्राथमिकता उन्हीं में रहती है। लेकिन कुछ राशि जो है शासन जिसको बांट सकता है, वो जैसे मैंने बताया यहाँ पर बांटी गई। तो इस प्रकार से कई जगह कई परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनको जो गरीब परिवार हो या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता हो, तो मुझे लगता है उसको देखते हुए जो प्रावधान जो चेंजेस किए थे वो मुझे लगा सही किए गए। ठीक है, हमारे साथ संजय सिंह सर भी जुड़ गए हैं, डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, लंबा तजुर्बा रखते हैं। संजय जी, अभी जो हम शहीद के परिवारों के साथ में, उनके परिवार में शहादत के बाद में सम्मान को लेकर या जो प्रॉपर्टी मिलती है होती है पत्नी के पास, माता पिता के बीच में जो कुछ डिस्प्यूट हुए उस पर बात कर रहे थे। चूंकि हाल का एक मामला है, ताज़ा मामला है अभिनव जी का, इसके बाद में ऐसे कई सारे मामलों की एक लंबी लिस्ट इसमें दिखाई पड़ रही, कुछ हम मामले इसमें दिखा भी रहे हैं। आपको क्या लगता है एनओके को लेकर के ये परिवार ने जो बहस छेड़ी है, इसे आप किस अंदाज में देखते हैं? देखिए पाठक जी, ये समस्या कारगिल के समय में भी आई थी जी। कारगिल के समय में बहुत सारे हमारे सैनिक और सैन्य ऑफिसर शहीद हुए थे, तो उसमें बहुत सारे मामले आए थे इसी तरीके के। मेरा मानना है कि यह एक सामाजिक समस्या है और इसका निदान कानून के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि उत्तराधिकारी पत्नी को माना जाता है कानून के तौर पे जी। नियम यह है कि उत्तराधिकारी को ही मिलेगा, जो कुछ भी वहां से मिलना है सरकार की तरफ से राहत राशि मिलनी है, और अगर पत्नी नहीं है तो उसके बेटे या बेटी को मिलेगा। लेकिन ऐसे मामले में जब माता पिता आश्रित थे अपने बेटे के, बुजुर्ग हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो इसको लेकर के एक कानून बनना चाहिए। मुझे लगता है कि 50-50 का राशि बांटनी चाहिए कि 50% मदर फादर को जाए और 50% उनकी पत्नी को जाए। निस्संदेह जो विधवा का जो पत्नी का जो रोल है, वो जो उसका जो संघर्ष है बहुत बड़ा है। विधवा होने के बाद हमारे समाज में पत्नी की क्या स्थिति रह जाती है सबको पता है। वो कितना भी बड़ा परिवार हो, कितना भी पैसे वाला परिवार हो, लेकिन स्थिति थोड़ी दूसरी हो जाती है। कोई पूछता उछता नहीं है, सच्चाई है। कई मामलों में ऐसा होता है कि माता पिता के कई बच्चे हैं, तो चलो एक बेटा शहीद है तो 2-3 बच्चे या एक बच्चा जो भी है वो देख रहा है, वहां तो काम चल जाता है। लेकिन अगर इकलौती संतान है और वो नहीं रही तो फिर वो दिक्कत है। जैसे ये गोरखपुर वाले मामले, अंशुमान के मामले में आया हुआ है। तो सरकार को तो इस पर सोचना होगा, और राज्य सरकारें भी अपनी तरह से करती हैं। राज्य सरकारों के पास भी बहुत सारा पावर है, उन्हें देखना चाहिए इस मामले में कि वह जो राहत राशि दे रही है उसको किस तरीके से दे रही है। तो मेरा तो यही मानना है। बात सम्मान पर भी आई है संजय जी, बात यहाँ सम्मान की भी उठी। चूंकि कीर्ति चक्र प्रदान किया गया तो परिवार का इस पूरे मामले पर, चूंकि ताज़ा प्रकरण है, सवाल उन्होंने उठाया, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ कि हमको पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो सम्मान उनके बेटे का और बेटे के साथ उनके परिवार की, उनके खून की परवरिश का है, इसीलिए उस पर माता पिता का भी अधिकार। क्या राय आप इस पर रखते हैं? देखिए मेरा जो मानना है
कि जो कानून है, जो परिवार की जो परिभाषा है, परिवार की परिभाषा में पत्नी ही उसकी उत्तराधिकारी है, क्योंकि वो दूसरे के घर से आती है और आपके दूसरे के घर में आकर के अपने आप को एडजस्ट करती है, वो उसकी जीवन संगनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई इफ बट होना चाहिए। और हमें माता पिता से भी सहानुभूति है, लेकिन ये जो तो ये पूरा विवाद कैसे देखते हैं संजय जी? विवाद आप कैसे देखते हैं? क्या परिवार का ये जो मीडिया में आकर या ये पूरा प्रश्न उठाना, खड़े करना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी उनकी विधवा का कोई वर्जन तो आया नहीं है जी, कि किस कंडीशन में वो अपने घर को उन्होंने छोड़ा है, बात क्या हुई है। तो मना स्थिति को भी समझना चाहिए कि उस विधवा की मना स्थिति क्या है। जो इतने शादी के कम समय में वो विधवा हो चुकी है, तो बिना उनका वर्जन जाने, बिना उनसे बातचीत किए किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है संजय जी, इस डिबेट में, संजय सर, इस डिबेट में आने के पहले मैं सुन रहा था, एक मिनट जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बिना किसी नतीजे पर पहुंचे, बिना किसी वर्जन के, हमें उस महिला पर कोई आक्षेप लगाने से बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक, हमें उसको ट्रोल करने से बचना चाहिए। जिस तरीके के स्लोगन्स चल रहे हैं, हाँ, वो ठीक नहीं है। चलिए ठीक है सर, लेकिन एक बात और भी देखिएगा कि ये प्रकरण जिस तरीके से आया सामने, जहां से आया और जिस अंदाज में आया, और जैसे ही उन्होंने यहां आप ही के सामने, अगर आपने पूरी डिबेट देखी हो शुरू से, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि साहब पैसे का कोई मामला ही नहीं है, सिर्फ अधिकारों की बात है, ये सम्मान पर अधिकार की बात, लाइन भी वही हो गई। कोई प्री डिसाइडेड, कोई दिमाग से सोच समझकर इस बारे में कुछ सोचा नहीं, रखा नहीं गया। लेकिन एक ये बात, क्या इस मामले में कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बाद ये चीजें बिगड़ गई जो अब किसी को भा नहीं रही हैं, या ये वाकई इशू है जैसा आपने भी कहा, करगिल के वक्त से इशू तो है? देखिए, जो सम्मान मिला है, हाँ, वो तो जो शहीद हुआ उसको मिला है। हाँ जी, जो शहीद हुआ है उसको मिला है सम्मान। अब वो सम्मान को कौन रख रहा है, चाहे उसकी विधवा रखे या माँ बाप रखे, वो तो एक सिंबॉलिक है। सम्मान तो उसको मिला हुआ है जो अपने साथ रखे, और उस सम्मान का सम्मान करना चाहिए। अगर पत्नी कहती है मैं अपने पास रखूंगी, तो ठीक है, चलो तुम अपने पास रखो। अगर माँ बाप कहते हैं हम अपने पास रखेंगे, तो आपस में तय कर लें, 6 महीने वो रखें, 6 महीने वो रखें। इस पर तो कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। ठीक बात, वो रखने की बात है, उस सम्मान की बात है। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पूरे प्रकरण को देखने समझने के बाद में? नहीं, प्रकरण तो देखा ही समझा नहीं, हमने तो एक ही पक्ष सुना है। हम तो सिर्फ एनओके के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है। और आपकी जानकारी के लिए, जो पैनलिस्ट हैं, जो जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये पूरी तरह से कानूनी विषय है। और शादी होने के बाद, चाहे जवान हो चाहे अफसर हो, हर एक का एक पार्ट 2 ऑफ ऑर्डर पब्लिश होता है, जिसमें वो घोषित करता है शादी के बाद कि आज के बाद मेरी संपत्ति का कितना हिस्सा मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को या मेरे माता पिता को मिलेगा। तो ये तो जो शहीद हो गया है, ये उसका अधिकार था, उसको पता था उसको कितना माता पिता को देना है, कितना पत्नी को देना है। अब उसने अपना, ये कानूनी पक्ष है, इसके ऊपर कोई डिबेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सिर्फ उसका नहीं है, विषय सिर्फ फौज से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं भी अपना जो संपत्ति है वो अपने पत्नी को नहीं देकर अपने बच्चों को देकर जाऊं, तो पत्नी नहीं कहती, जब तक जीवित हूं तब तक, मैं मर जाऊं बिना कोई वो विल किए हुए, तब विवाद हो सकता है। लेकिन जो शहीद हुआ है, वो जाने से पहले उसने अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया है। अगर पार्ट 2 नहीं पब्लिश होता तो इनके पत्नी को कुछ भी नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, तो ये विषय डिबेट का है ही नहीं। पब्लिक डोमेन में ऐसे विषय नहीं आना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि इतना संवेदनशील विषय, क्योंकि दोनों ही परिवार निश्चय ही बहुत दुखी होंगे, लेकिन बिना वीर नारी का पक्ष जाने हुए इसके ऊपर कोई चर्चा करना, कोई किसी तरह का टिप्पणी करना मेरे ख्याल से अनुचित है। चलिए, आप सबको भी बताने का ये प्रयास हमारा था कि क्या परिवार ने कहा, जो परिवार ने कहा, जो शिकायतें उनकी थी, जो उनके मन के उद्गार थे, जो उनकी बात थी, वही लिखी गई, उनके नाम से लिखी गई। इसमें कोई भावनाएं जोड़कर, तोड़कर इसे कोई और रंग देने का प्रयास नहीं किया गया। दूसरी बात एक ये है कि जो पत्नी जी का वर्जन है, शहीद की पत्नी का वर्जन, इसे तलाशने और इसे लेने का
भरपूर प्रयास किया। इस डिबेट में आने के पहले भी उनको भी तलाशा गया, ढूंढा गया, वर्जन देने की बात की गई। पूरे मीडिया में सिर्फ एक लाइन मिलती है कि उन्होंने कहा जिसकी जैसी भावना है वो वैसा सोच रहा है, फिलहाल मैं बाहर हूं। सिर्फ इतनी चीज मुझे दूसरी जगहों पर प्लेटफॉर्म पर जो उनकी एक बात है, मैं प्लेटफॉर्म का नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहां, ये मैंने सिर्फ सुनी। लेकिन एक बात है, IBC 24 ने इस पूरे प्रकरण को, चूंकि ये प्रकरण चल रहा है, ये कहा गया है परिवार का, पिता का, शहीद के पिता, उनके परिवार का जो हिस्सा चल रहा है, जिस पर ऑलरेडी डिबेट है, जिस पर ऑलरेडी सारे मीडिया हाउस सुनना भी चाहते हैं, दिखाना भी चाहते हैं, और उतना ही आप लोगों के साथ हम भी मूव्ड हुए उन तस्वीरों को देखकर जितना आज आप सब इससे महसूस कर रहे हैं। सेना को, सेना के सम्मान को, नियम को, कायदे को, और खास तौर पर शहीद की पत्नी जी के बिना वर्जन के इस डिबेट को कराने का मकसद सिर्फ इतना था कि जिसका जो पक्ष है वो सामने आ जाए, जैसा है वैसा ही गया। आप सबको धन्यवाद देता हूं पूरे सम्मान के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।